कारगिल लड़ाई है जो मैंने शुरू से लेके आखिर तक लड़ी है। और 26 जुलाई को मैं 36 घंटे तक अकेला था और मैंने माँ भारती का तिरंगा झंडा वहाँ फहराया था। मैं दुश्मन पर काफ़ी निशाने लगा रहा था, तब ये गोली मेरे को यहाँ लगी कनपट्टी पे। फिर मैंने अपना आप को संभाला, एक गोली मेरे पेट के अंदर से निकल गई। कुछ देर बाद में एक बम गिरा और ये मेरा जो पूरा हिस्सा था, ये थाई थी, ये पूरा इसको चकनाचूर कर दिया और हड्डी टूट के बाहर आ गई। हिमाचल का सुरजीत नाम का लड़का, उसकी आंखों में बारूद लगा था, वो बेहोश था, उसको होश आ गया और वो पाकिस्तान को गालियां देने लगा। मेरा भी हौसला बढ़ गया। उसके पास गन नहीं थी, वो गालियां देता रहा, मैं फायरिंग करता रहा, हम दुश्मन को भ्रमित करते रहे। मेरे पास 4 ग्रेनेड थे, 2 मैंने दुश्मन पर फेंक दिए, 2 की पिन निकाल के हाथ में ले लिया और यही सोचा अब जैसे ही दुश्मन आएगा मैं खुद भी मरूंगा और इनको भी साथ लेकर मरूंगा। भारत माँ के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं और उसके बाद प्रशासन हमारे पुलिस बोलती है आप लड़की को गिरने जो बंदा चल नहीं सकता, भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने तैयार रहता है, फिर आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? इस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज देश के अंदर भ्रष्टाचार, करप्शन, रिश्वतखोरी ये बहुत ज़्यादा है। चपड़ासी से लेके और तहसीलदार तक के सभी टेस्ट क्लियर किए, इंटरव्यू दिया, लेकिन इतना भ्रष्टाचार है सिस्टम में, मुझे नौकरी नहीं मिली। जैसे ही मैंने अपनी खेती वाली ज़मीन को संभाला तो मुझे पता चला अगर उस पर भूमाफियाओं के कब्जा हो चुके हैं। भूमाफियाओं से प्रशासन से मिली भगत करके उसके झूठे बैनामे कर दिए। ये राहुल जी गांधी से मिला 10 जनपद पे जाके, मेरे को आश्वासन मिले, पत्र आए, माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा जी का भी पत्र आया, मेरे पास बीके हरिप्रसाद जी का भी पत्र आया, लेकिन न्याय नहीं मिला, उल्टी यातनाएं मिली। कहीं ना कहीं इसके अंदर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इसके अंदर बड़े बड़े मंत्री भी इन्वॉल्व है, तभी वो बंदा इतना काबू में नहीं आ रहा किसी को। कारगिल योद्धा के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी का तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पूरे भारतवासियों से भी अपील करता हूँ कि इसमें मेरा सहयोग करे, मेरी आवाज़ उठाए, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ अकेला उठा रहा हूँ तो सरकार इतने सुनवाई नहीं कर पा रही। जब ये आवाज़ आम जन की आवाज़ बन जाएगी, शायद इसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तब सोचेंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं ऊना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं भिवानी, और भिवानी के यह तिगड़ाना गांव है। यहाँ पे आज मौजूद हैं फौजी अशोक, कारगिल फौजी अशोक के निवास स्थान पे। फौजी देश के सच्चे प्रहरी हैं, सिपाही हैं। इनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये रात को, दिन को, बारिश, गर्मी, धूप, सर्दी कुछ नहीं देखते, रात और दिन हमारी सीमाओं की पहरेदार है और हम आराम से यहाँ अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। फौजी अशोक कारगिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। पूरे गांव में तिगड़ाना गांव है और ये राजपूतों का गांव है और ये चौहान है जाति से। कारगिल की लड़ाई आज तक हमारे मानसिक पटल पे गई नहीं है। आज भी वो याद ताज़ा यूँ क्यों हो जाती है, उस मंज़र को, उस दिन को हम याद करते हैं। जब आज वो ही दिन है, आज ही के दिन अशोक जो कारगिल के नाम से प्रसिद्ध हैं, लगभग मर चुके थे, मृत्युशैया के ऊपर पहुंच चुके थे। कारगिल हिल की चोटी के ऊपर अकेले बचे थे, खाली मात्र, और 24 घंटे तक इन्होंने अकेले ने वहाँ पे लड़ाई लड़ी और तिरंगा झंडा फहराया। बारूद जगह जगह जख्मी हो चुके थे ग्रेनेड से, गोलियों से, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। परंतु आज अशोक फौजी खुद हिम्मत हारने पे मजबूर है। व्यवस्था की भेद चढ़ चुके हैं। एक फौजी के साथ अगर ऐसा सलूक होता है हमारे समाज में, हमारी सरकारें, प्रशासन, तो फिर आम आदमी के साथ क्या होता होगा? सोचने वाली बात है, चिंतनीय बात है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। फौजी दिखता हम सलूट करते हैं, फौजी को देखते हम वंदे मातरम बोलते हैं, फौजी को देखते हमारा जी करता है हाँ फौजी वास्तव ही हमारे देश की आन है, बान है, शान है, वंदे मातरम बोलते हैं। परंतु फिर कहीं ना कहीं फौजी को साथ इस तरीके की घटना होती है, कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है। इस अशोक फौजी हैं, जगह जगह से जख्मी हैं और कारगिल के बाद इनको छुट्टी दे दी गई थी, रिटायरमेंट हो चुके थे।
जगह जगह जख्मी हैं, चल नहीं पाते थे, अपने सैया पे पड़े रहे काफ़ी साल तक, उसके बाद चलने में समर्थ हुए हैं। परंतु आज ये व्यवस्था की भेंट चढ़ चुके हैं। 28 एकड़ ज़मीन फारूक नगर के पास इनके दादा परदादाओं की ज़मीन है। उस बेशकीमती ज़मीन पर चंद लोगों ने कब्जा किया हुआ है और वो उसी दम के ऊपर आज फौजी के साथ अन्याय कर रहे हैं। वो फौजी कहीं ना कहीं इनको उस ज़मीन पे पैर तक नहीं रखने दिया जा रहा। काफ़ी दिन से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जो अशोक फौजी आज किसी जगह जाता है, सम्मान से नज़र से देखे जाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं व्यवस्था के भेंट हो चुके हैं। फौजी साहब, हरियाणा न्यूज़ 20 में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। फौजी साहब, सबसे बड़ी दुख हुई, बहुत ही चिंतनीय बात है और हमें भी दुख है। हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बात दूर तक पहुँचे, आपके साथ प्रशासन, हमारी सरकार कहीं ना कहीं संज्ञान ले और आपका जो अवैध कब्जा करवाया ज़मीन के ऊपर, दादा परदादाओं के ऊपर, वो मुक्त हो चुके। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आज देश के सभी शहीदों को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और मैं आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत यादगार दिन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो ये कारगिल युद्ध है, इसकी शुरुआत मेरी बटालियन 16 ग्रेनेडियर ने की थी और 8 मई को सबसे पहले मेरी बटालियन 16 ग्रेनेडियर के 6 जवान शहीद हुए थे, बलिदान किया था। और ये कारगिल लड़ाई है जो मैंने शुरू से लेके आखिर तक लड़ी है और अनेक बार दुश्मन पर हमला करने का मुझे सौभाग्य मिला और बहुत बार मैंने दुश्मन के काउंटर अटैक डिफेंस किए। और मैं विशेष रूप से उस युद्ध का जिक्र करूंगा। 26 जुलाई को अपना ये देश ऑपरेशन विजय दिवस मनाता है और मैं मानता हूँ मैं ऐसा सौभाग्यशाली आदमी हूँ, बम गोलियों से जख्मी होने के बाद भी आज ही के दिन ये लड़ाई लड़ी गई थी। और 26 जुलाई को मैं 36 घंटे तक अकेला था और मैंने माँ भारती का तिरंगा झंडा वहाँ फहराया था। 24 जुलाई को हमारे अधिकारियों ने आदेश दिया था, 30 अधिकारियों की टीम टाइगर हिल से आगे LOC पर 5363 शेडल रिज नाम की चोटी अंतिम चोटी थी और वो निर्णायक लड़ाई थी। हमारे को आदेश दिया कि इस पोस्ट को खाली करवाना है। जैसे ही जाके हमने दुश्मन पे हमला किया, दुश्मन में भगदड़ मच गई और दुश्मन वहाँ से भाग खड़ा हुआ और हमने अपने अधिकारियों को वायरलेस सेट पे सूचना दे दी, हमारे को बधाइयाँ मिलने लगी। लेकिन जैसे ही 25 जुलाई की सुबह हुई, हम हैरान थे। हम 3 तरफ से पाकिस्तान से घिर चुके थे। सामने पाकिस्तान का बेस कैंप था, वहाँ उनके हेलीकॉप्टर से 200-250 कमांडो ड्रॉप हुए और जो एक रास्ता था जिससे हम आए थे, उस पे उन्होंने RT मोटर हैवी हथियारों का फायरिंग शुरू कर दिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम चारों तरफ से घिर चुके थे, हमारे पास कोई मदद भी नहीं आ सकती थी। और जो उनके 250 कमांडो जो लैंड किए थे हमारे सामने, उन्होंने हमारी तरफ एडवांस कर दिया और तीनों तरफ पहाड़ियों पर दुश्मन बैठा हुआ फायरिंग कर रहा था। 30 आदमी थे, मुकाबला 500 आदमियों से था लगभग। जैसे ही वो उनके कमांडो हमारा फायरिंग रेंज में आए, 25 जुलाई आज ही के दिन लगभग शाम को 4 बजे हमने उन पर अचानक धुआंधार फायरिंग कर दी। उनका काफ़ी नुकसान हुआ। फिर वो 2-2, 3-3 के ट्रूप्स बनाकर हमारी तरफ आगे बढ़ने लगे। इस आमने सामने की लड़ाई में मेरे 6 साथी शहीद हो चुके थे, बाकी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे और गोला बारूद ख़त्म होने की वजह से मेरे साथी पीछे पोजीशन ले चुके थे। उस टॉप पे हम 4 साथी अभी भी डटे हुए थे और हमने फैसला कर लिया था, आखिरी सांस, आखिरी खून का कतरा तब तक हमारे शरीर में है, हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे। और मैं, नसीब, विजेंद्र, ईश्वर दुश्मन पर लगातार फायरिंग कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक गोली हेलमेट को चीरती हुई विजेंद्र को लगी, एक गोली ईश्वर को लगी, वो बुरी तरह जख्मी हो गए। मैं सीनियर था, मैंने फैसला लिया कि इनको अब नीचे भेजा जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने उनको डराया, धमकाया, सहमति बनी, वो तैयार हुए। मैंने कहा कि नीचे जाओ, बताओ, रीएनफोर्समेंट आएगी। इसी दौरान मैं दुश्मन पर काफ़ी निशाने लगा रहा था, तब ये गोली मेरे को यहाँ लगी कनपट्टी पे। फिर मैंने अपना आप को संभाला, एक गोली मेरे पेट के अंदर से निकल गई। कुछ देर बाद में एक बम गिरा और ये मेरा जो पूरा हिस्सा था, ये थाई थी, ये पूरा इसको चकनाचूर कर दिया और हड्डी टूट के बाहर आ गई। वो साथी मेरे पास डटे हुए थे, उन्होंने मेरे को पट्टी वगैरह बांधी और वो नीचे चले गए। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी, मैं दुश्मन पे रुक रुक के फायरिंग कर रहा था। तो दुश्मन नज़दीक आता जा रहा था, मैंने अपना आमने सन देखा, मेरा गोलियां ख़त्म होती जा रही थी।
फिर मेरे को मन में ख्याल आया कि अब मेरे को दुश्मन कैद करेगा, मेरे को अपने आप को गोली मार लेनी चाहिए। मैं ऐसा सोच ही रहा था, तभी पत्थर गिरने लगे, दुश्मन चढ़ रहा था, मेरा ध्यान भटक गया, मैं वहाँ फिर फायरिंग करने लगा। कुछ देर के बाद में वैसी परिस्थिति, वैसे ही विचार मेरे मन में आए। मैं अपने आप को गोली मारने वाला था उस समय, लेकिन वो मेरे जो साथियों की लाशें पड़ी हुई थी, जो शहीद पार्थिव शरीर थे, उनके अंदर एक हिमाचल का सुरजीत नाम का लड़का, उसकी आंखों में बारूद लगा था, वो बेहोश था, उसको होश आ गया और वो पाकिस्तान को गालियाँ देने लगा। मेरा भी हौसला बढ़ गया। उसके पास गन नहीं थी, वो गालियाँ देता रहा, मैं फायरिंग करता रहा, हम दुश्मन को भ्रमित करते रहे। फिर रात को एक सूबेदार रघबीर साहब की एक पार्टी आई, हमारा हौसला बढ़ा, लेकिन दुश्मन ने उस पार्टी पर भी ज़बरदस्त फायरिंग कर दी। सूबेदार रघबीर साहब और कई घायल हो गए, वो भी पीछे पोजीशन ले चुके थे। अब मैंने सोच लिया जो भी करना अपने दम पे करना है। मैंने देखा दिन निकलने वाला था, दुश्मन की हरकत पास में नज़र आ रही थी। मेरे पास 4 ग्रेनेड थे, 2 मैंने दुश्मन पे फेंक दिए, 2 की पिन निकाल के हाथ में ले लिया और यही सोचा अगर जैसे ही दुश्मन आएगा मैं खुद भी मरूंगा और इनको भी साथ लेकर मरूंगा। मेरी पूरी रात निकल गई, सुबह होगी, सुबह फायरिंग बंद होगी। मैं उम्मीद करने लगा इंडिया की तरफ से कोई मदद आएगी, लेकिन एक समय ऐसा आ गया, शायद इंडिया ने मान लिया था ये पोस्ट पाकिस्तान पे जा चुका है, और पाकिस्तान ने भी सोच लिया था कि ये पोस्ट भी हमारे पास नहीं, इंडिया पे, ये दोनों देश उस पर फायरिंग शुरू कर दिया। काफ़ी देर के बाद उस टाइम मैं मजबूत पोजीशन में था, फायरिंग बंद हो गया। मेरे 4 साथी नरेंद्र पूनिया, राजेंद्र, यूसुफ और राजकुमार आए, डेड बॉडियाँ उठानी थी। वो सुरजीत फिर होश में आ गया था, उसको लेके चलने लगे, लेकिन क्या था, मेरा पूरा ब्लड निकल चुका था, मेरा दिमाग काम कर रहा था, मेरा शरीर काम करना छोड़ गया था। तो मैंने भी हिम्मत करके आवाज़ लगाई और उनको कहा मुझे पानी पिलाओ। उन्होंने मेरे को पानी पिलाया। फिर वो मेरे को उस पहाड़ी के पीछे उठाते रखते जैसे तैसे उस पहाड़ी के पीछे ले गए, वहाँ कुछ बचाव था। उसके बाद में उन्होंने कहा 26 जुलाई की शाम होगी, हेलीकॉप्टर आने वाला है, वो हेलीकॉप्टर भी चला गया। पाकिस्तान ने भयंकर फायरिंग कर दी। तो यहाँ जख्मी होने के बाद में 27 जुलाई को मेरे को पहला ट्रीटमेंट मिला, मेरे को श्रीनगर भेज दिया। श्रीनगर भेजने के बाद में मेरा आर्मी के भिन्न भिन्न हॉस्पिटलों में इलाज चला, यहाँ तक कि मेरे घर पे एक्सपायर का टेलीग्राम आ चुका था। मेरे ताऊ जी, मेरे भाई और मेरा दोस्त डेड बॉडी लेने श्रीनगर पहुँच गए थे। मैंने जैसे ही 28 जुलाई को होश आया, उनसे बात की, उनको भी तसल्ली हुई, वो घर आए। फिर मेरे को 7 साल 6 महीने की नौकरी के दौरान मेरा आर्मी के हॉस्पिटलों में इलाज हुआ, काफ़ी अच्छा हुआ। मेरे को 11 मार्च 2001 को सेवानिवृत्त कर दिया गया। तो हमारे साथ ये वो अशोक फौजी हैं, इनके मुख से सुन चुके हैं, भारत माता जी के लाल हैं ये, एक को कतरा भारत माँ के लिए नौछार करने के लिए तैयार थे। ये पता नहीं कैसे बच पाए, कैसे नहीं, लेकिन 36 घंटे के आते अकेले जो लड़ाई लड़ने वाले आज इस व्यवस्था से हार चुके हैं। अब इतने मायूस क्यों हैं? क्या वजह? देखिए, मेरा एक परिवार है, सैनिक परिवार है। मेरे दादाजी के भाई भी सेना में थे, मेरे पिताजी 4 भाई थे, 3 सेना में थे। मेरे पिताजी ने भी 71 की लड़ाई लड़ी और वो वार में जख्मी होकर आए थे, और उनके पुत्र भी हम भारतीय सेना में देश की सेवा में लगे हुए थे। तो जैसे ही मैं सेवानिवृत्त हुआ, सबसे पहले तो मैंने डॉक्टरों का कहना था कि तू जीवन में कभी चल फिर नहीं पाएगा। मैंने बाबा रामदेव का कैंप अटेंड किया, योग किया, मेडिटेशन किया, श्री श्री रविशंकर जी महाराज के पास गया। गांव समाज के सहयोग और आप लोगों के आशीर्वाद और दुआओं से मैं चलने लगा। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं कोई छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। तो मैंने चपड़ासी से लेके और तहसीलदार तक के सभी टेस्ट क्लियर किए, इंटरव्यू दिया, लेकिन इतना भ्रष्टाचार है सिस्टम में, मुझे नौकरी नहीं मिली। उसके बाद में मुझे ख्याल आया कि मेरी दादालाई ज़मीन है, मैं वहाँ पे हम खेती करेंगे जाके। हाँ, खेती करेंगे, मैं उसको संभालता हूँ। जैसे ही मैंने अपनी खेती वाली ज़मीन को संभाला तो मुझे पता चला अगर उस पर भूमाफियाओं के कब्जा हो चुके हैं। मेरे दादाजी गुड़गांव के हरिनगर के डुम्मा गांव के रहने वाले थे। वो ज़मीन को किसी बंदे को दे के आए थे लिखित में कि हम आएंगे कभी भी इसको ले लेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस ज़मीन को भूमाफियाओं से, प्रशासन से मिली भगत करके उसके झूठे बैनामे कर दिए। तो उसके लिए मैंने सन 2006 में राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय को एप्लीकेशन लगाई थी कि भाई ये ज़मीन मुझे दिलाई जाए। उसके बाद में तो मेरे ऊपर मुसीबतों का पाट टूट पड़ा। उन्होंने मेरे को झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश की, फंसाने की कोशिश की। कई बार मतलब आपको फंसाने की, झूठे हर तरीके से प्रताड़ित किया गया, भाई इसको किसी तरीके से तोड़ा जाए इसको। यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई रेलवे में जॉब करता है, वो दिल्ली भिवानी रेलवे स्टेशन में बाइक खड़ा करके जाता है। तो एक बार पुलिस की 6-7 2000 सन की बात है,
उस दिन ये अपने ध्यानचंद जी का जन्मदिन था, मेरे को याद है। तो पुलिस की पीसीआर मेरे घर पे आई, इन्होंने आपका बाइक वारदात में था, ऐसे झूठा लगाने की कोशिश की, मोरल डाउन की। लेकिन उसने क्या किया, जो स्टेशन वाला था उसने बताया कि भाई सीसीटीवी कैमरे में ये बाइक कल यहीं था। मैंने कहा तसल्ली होगी पुलिस को। उसके बाद भी उन्होंने बाइक को उठाया। बोले आपकी लड़की गिरने पर? हाँ, मैं बोला क्या मामला है? सर लड़की को चक्कू मारा, मैं चलो उसके पास ले चलो। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, सोचने वाली बात है, जो शहीद, लगभग ये शहीद ही कह सकते हैं इन लोगों को, जो चल फिर नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, भारत माँ के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। और उसके बाद प्रशासन, हमारे पुलिस बोलती है आप लड़की को गिरने, जो बंदा चल नहीं सकता, भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने तैयार रहता है, फिर आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है आज। और ये तिगड़ाना गांव से आते हैं, फारूक नगर में इनकी ज़मीन है। हाँ जी, क्या करें। उसके बाद में मेरे को इतना करने के बाद भी उन्होंने एक रिक्शा बुलाया, बाइक को उठाया, उसमें रखा, मेरे को पीछे बैठाया, जैसे फिल्मों में जुलूस निकालते सायरन बजा के मेरे को रेलवे स्टेशन से लेके थाने तक ले गए। फिर मैंने कहा अगर आप मेरे को छोड़ना मत, मुजरिम साबित कर देना। फिर उन्होंने बोला हम क्या करें, ऊपर से दबाव है, और उन्होंने सॉरी फील किया। उसके बाद मैं भी मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं उनके खिलाफ जाऊं, पुलिस के कोई था नहीं मेरे घर पे, मैं विकलांग था, तो मैंने उस मामले को वहीं छोड़ दिया। उसके बाद में भी कई बार मेरे साथ ऐसी घटना हुई। फिर मैं माननीय राहुल जी गांधी से मिला 10 जनपद पे जाके, मेरे को आश्वासन मिले, पत्र आए, माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा जी का भी पत्र आया मेरे पास, बीके हरिप्रसाद जी का भी पत्र आया, लेकिन न्याय नहीं मिला, उल्टी यातनाएं मिली। यहाँ तक कि मेरी जो ज़मीन है, कि जो लोग वो इतने पावरफुल हैं, यानी कि राष्ट्रपति तक को, प्रधानमंत्री तक को भी, मतलब वो उनका रूल फॉलो नहीं करते, उनको वो इतने ताकतवर है वो लोग। बिल्कुल, वो इतने ताकतवर हैं। मेरे दादाजी मुंशी मेहताब, उनके जो विरासत के इंतकाल है हमारे नाम आने चाहिए, और कोशिश की 2003 में हमारे नाम भी वो इंतकाल आ चुके थे, लेकिन 2007 में उन्होंने अदम पैरवी उनको खारिज करवा दिया ताकि मैं दर दर की ठोकरें खाता रहूं। और इसमें आरटीआई से स्पष्ट खुलासा हो चुका है कि भाई मुंशी मेहताब इस ज़मीन के मालिक हैं, और जो बेची जा रही है गलत बेची जा रही है। अभी जस्ट मैंने वो बिक्री कर रहे थे तो एक एप्लीकेशन लगाई, तो रजिस्ट्रार ने उनको रोक दिया, बोला भाई आप लोग गलत कर रहे हैं। अभी फिर डीसी की अदालत में मैं गया, डीसी वो मुकदमा चला, ये अभी की जस्ट लेटेस्ट कॉपी है इसके मार्च महीने की। तो उसमें डीसी साहब ने भी इसमें फैसले में बोला है अपना मैं अभी इसके असली जो मालिक है वो मुंशी मेहताब ही हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की इतनी संलिप्तता है उसके अंदर, मुझे लगा था कि सरकार बदलेगी, शायद हमारे दिन भी बदलेंगे, कोई न्याय देगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज जो वर्तमान वहाँ के डीसी महोदय हैं उनका, क्योंकि इससे पहले तो मेरे को न्याय नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई। लेकिन वो इतने पावरफुल हैं, इतनी अप्रोच है उनकी, अब भी वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इसको फैसले को वापस अपने पक्ष में ले जाने की। अशोक जी, कभी आप मोदी जी के पास लेटर डाला हमने? हाँ, या अमित शाह जी के पास डाला हो? क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छे नेता हैं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो कभी उनसे मिलने की कोशिश किया, उनके पास पत्राचार किया, आपकी सुनवाई हुई क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आम जन की क्या सुनवाई होगी? आम जो व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा? एक कारगिल योद्धा, ये कारगिल योद्धा के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी का तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद ही हमारी बात मोदी तक भी पहुँचे, मुख्यमंत्री तक पहुँचे, मनोहर लाल जी तक, दुष्यंत चौटाला तक हमारी बात जाए, अमित शाह तक पहुँचे, तो इस फौजी की ज़रूर सुनी जाए। आज फौजी बहुत दुखी है, फौज में आप सहारा देते हैं, अच्छा खाना पीना, अच्छी व्यवस्था है, अच्छा सब कुछ, लेकिन जब फौजी रिटायर्ड आ जाता है उसके बाद इनके साथ क्या क्या किया जाता है? टोल टैक्स पे लगा लो, हॉस्पिटल में लगा लो, बस स्टैंड पे लगा लो, रिक्शे में लगा लो, बस में लगा लो, ट्रेन में, हर जगह फौज के साथ बदसलूकी देखी जा सकती है सरेआम। आखिर हमारी व्यवस्था कब सुधरेगी, हमारी जनता कब सुधरेगी? चंद पैसों के लिए एक फौजी के साथ इस तरह की खुद की ज़मीन उसको खुर्द-मुर्द करने के चक्कर में है,
इससे बड़ा और क्या हो सकता है सर? क्या कहीं पे किसी पे आस है आपको? ये सर मैं 2006 से प्रयास कर रहा हूँ और 2006 में मैंने माननीय रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि डीसी, मैंने सबको पत्र व्यवहार किया। उसके बाद में 14 में जैसे सरकार बदली, मैंने कुछ साल देखा लेकिन वो सिस्टम नहीं बदला। फिर मैंने वेट किया। अभी मैंने हाल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, डीसी जी, तहसीलदार जी, सबको मैंने पत्र लिखा है और मैं लगातार लिख भी रहा हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। अब अच्छा, मोदी जी के पास, अमित शाह के पास, गृह मंत्री के पास आपने कब लेटर लिखा? ये अभी जो 2019 में जो सरकार आई उसके बाद में मैंने सबसे, इस नई सरकार से भी पत्र व्यवहार किया। क्या रहा? थोड़ा बहुत कहीं आसपास? हाँ, एक दो मेरे पास पत्र आया है और उन्होंने लिखा है मेरे पास है कि भाई इसके प्रशासन को लिखा है कि इस पूरे मामले की जांच करवा के अति तत्काल कार्रवाई की जाए। ये पत्र मेरे पास 2006 से कंटिन्यू आ रहे हैं। एक पत्र आता है अति तत्काल कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई होती नहीं। सच्चाई तो ये है। आस है किसी? देखिए, मैं फौजी आदमी हूँ, मैंने सेना में सीखा है आखिरी सांस, आखिरी खून की बूंद है, तब तक मैं न्याय से लड़ूंगा, कभी मत नहीं हारूंगा, झुकूंगा नहीं। तब तक मेरे अंदर दम है, मेरे अंदर सांस है, मैं लड़ूंगा। क्योंकि मैं मानता हूँ आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी देश के अंदर भ्रष्टाचार, करप्शन, रिश्वतखोरी ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। और मैं विशेष करके पूरे भारतवासियों से भी अपील करता हूँ वो कि इसमें मेरा सहयोग करें, मेरी आवाज़ उठाए, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ अकेला उठा रहा हूँ तो सरकार इतनी सुनवाई नहीं कर पा रही। जब ये आवाज़ आमजन की आवाज़ बन जाएगी, शायद इसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तब सोचेंगे। और मैं हाथ जोड़ के खास करके आपके हरियाणा न्यूज़ 24 चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ। आप लोग आए और आपने मेरी आवाज़ उठाने की कोशिश की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोदी जी से कुछ आशा है आपको? मोदी जी से? हाँ, देखिए, मैं मानता हूँ, मैं एक फौजी रहा हूँ तो मैंने काफ़ी साल देखे हैं। पहले की तुलना में और आज की तुलना में एक उम्मीद जगी है देश में, एक विश्वास जगा है कि जो पहले वाला भारत था, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और जिस तरह से अब प्रशासन में नए नए ऑफिसर आ रहे हैं, ईमानदार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि मुझे न्याय मिलेगा। जहाँ व्यवस्था में, प्रशासन में लालची और रिश्वतखोर लोग हैं, वहाँ अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन वो अच्छे लोग कहीं ना कहीं हाशिए पे हैं, उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ इस मामले की आप सिर्फ और सिर्फ एक निष्पक्ष जांच करवा दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ तक की पहुँच रखते हैं। कहीं ना कहीं इसके अंदर मेरे को लगता है, कहीं ना कहीं इसके अंदर बड़े बड़े मंत्री भी इन्वॉल्व हैं, तभी वो बंदा इतना काबू में नहीं आ रहा किसी को। अच्छा, जब फौज में सर्विस करते हो, मैं शॉर्ट शब्दों में जानना चाहूँगा, उस समय आप एक भारत माँ के वीर होते हैं, जज्बा होता है, एक दिल में सैलाब होता है, मैं हमारे देश के लिए कुछ करूँ। जब आप घर पे आ जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिलती है, दिल पे क्या गुजरता है? देखिए, हम जब वहाँ बॉर्डर पे होते हैं, हमारे को पता होता है हमारा दुश्मन हमारे सामने है, हम लड़ सकते हैं, और हमारे को पता है वो छल बल सब प्रयोग करेगा, लेकिन हम सक्षम हैं। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं और हमारे को पता नहीं होता कि अपना कौन कहाँ क्या चोट पहुँचाएगा, क्या नुकसान करेगा, तो तब कहीं ना कहीं बड़ी दुख होता है, पीड़ा होती है। हम जिनकी सेवा में, जिस देशवासियों के लिए तत्पर रहते हैं, उन्हीं में से कुछ न कुछ लालची। और सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब ये जो प्रशासन के लोग हैं ना, जो कि तनख्वाह भी लेते हैं, सरकार के ऊपर बैठे होते हैं और फिर ये भी इसमें संलिप्त हो जाते हैं, तब कहीं ना कहीं ज़्यादा दुख होता है। ठीक, हम किन लोगों के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे हैं। तो ये हमारे साथ अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बातचीत की। आपकी बात शायद ये पूरा देश सुनेगा, देखेगा, शायद आपकी मदद ज़रूर होगी, हम आशा करते हैं। तो हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो हमारे साथ ये जय भारत। हमारे साथ ये अशोक फौजी बने हुए थे, अशोक चौहान, तिगडाना गांव से फौजी और भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हरियाणा से। फारूक नगर में ज़मीन है। मैं फिर कहना चाहूँगा, इनकी हर संभव मदद की जाए, दूध का दूध, पानी का पानी की जाए। अशोक फौजी ने साफ कहा, चौहान ने, इसकी जांच करवा दी जाए। बस सिर्फ मुझे ये चाहिए, अपने आप दूध का दूध, पानी पानी का हो जाएगा। कुछ बहुत रसूखदार लोग, पावरफुल लोग इनकी ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने के चक्कर में हैं।
परंतु ये कह रहे हैं कि आखिरी सांस तक मैं लड़ूंगा। और इन्होंने सब देशवासियों से अपील की है अगर हमारी इस मामले में मदद की जाए। और मोदी जी भी शायद ही हमारे देश के बहुत अच्छे सिंसियर प्रधानमंत्री हैं। फौजियों के रिटायरमेंट के बाद भी सुध ली जाए या कोई संस्था होनी चाहिए बहुत बड़ी फौजियों के लिए जो इनको वास्तव में न्याय दिलाते रहे, सरकारी संस्था कोई ना कोई। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे शहर की प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।